प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के 1.3 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे 3 सवाल हैं। ये प्रश्नावली का सवाल है उदाहरण और प्रमेय में वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध करना और वर्गमूल 3 को अपरिमेय सिद्ध करना। इससे मिलते जुलते 3 सवाल हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से लगभग एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। तो उदाहरण वाले सवाल का हल दे रखा है बुक में, इसलिए मैं प्रश्नावली वाले सवाल को तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसे सिद्ध करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती हैं। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती किस्म का होता है। अब इसे सिद्ध कैसे करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि अपरिमेय की तो अपनी कोई परिभाषा है ही नहीं। अपरिमेय की तो इतनी परिभाषा है कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। परिमेय संख्या की परिभाषा है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? अगर मैं इसे वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लूँ तो वर्गमूल 5 p/q के बराबर होगी, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 के। और जो तीसरी कंडीशन मैंने परिमेय अपरिमेय समझाते टाइम तुम्हें बताई थी कि P और Q परस्पर सह अभाज्य हैं, उसका सही प्रयोग यहाँ पे होगा। सह अभाज्य कौन सी होती है? 2 संख्याएं जिनका परस्पर कोई साझा गुणनखंड ना हो, ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों को भाग करती हो। 2 संख्याएं भाज्य होते हुए भी परस्पर सह अभाज्य हो सकती हैं। सह अभाज्य और अभाज्य अलग अलग बात है। सह अभाज्य का तो मतलब यह है भी मैंने 2 संख्याएं ले ली, उदाहरण के लिए मैंने एक 15 ले ली और एक 16 ले ली। 15 अपने आप में भाज्य संख्या है, 16 भी अकेले एक भाज्य संख्या है, लेकिन 15 और 16 परस्पर सह अभाज्य हैं। क्यों है? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 को भी भाग करे और 16 को भी भाग करे। सोच के देख लो, 15 के सारे गुणनखंड ले लो, 16 के सारे गुणनखंड ले लो, उन गुणनखंडों में तुम्हें कोई साझा गुणनखंड नहीं मिलेगा। ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इसके भी गुणनखंडों में आए, इसके भी गुणनखंडों में आए। एक को छोड़ के, एक की हम बात नहीं करते, एक सभी का गुणनखंड होता है। तो अतः 15 और 16 सह अभाज्य हैं। इसी तरह से P और Q सह अभाज्य हैं, यानी कि मैं अगर किसी परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिख रहा हूं तो उसका ऐसा रूप भी जरूर बना सकता हूं जिसमें P और Q का कोई साझा गुणनखंड ना हो। आगे चलते हैं। मैंने वर्गमूल 5 को परिमेय मान लिया। जब वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है तो वर्गमूल 2 को परिमेय मानेंगे, वर्गमूल 3 को सिद्ध करना है वर्गमूल 3 को परिमेय मान लेंगे। उसके बाद परिमेय है तो फिर ये इन सभी शर्तों को पूरा करेगा। हम सिद्ध कर देंगे कि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं है तो अपने आप सिद्ध हो गया कि वो अपरिमेय है। वर्गमूल 5 बराबर P/Q मानना। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ हम अगर एक ही काम करते हैं तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वर्गमूल 5 का वर्ग क्या प्राप्त हो जाएगा? 5। वर्गमूल 5 की 2 यानी कि वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से 2 बार गुना, वर्गमूल 25 आ जाएगा। वर्गमूल 25 यानी कि 5 आ गया। P का वर्ग P की 2 बटे Q का वर्ग Q की 2 इम्प्लाइज, जगह कम है, मैं इस लाइन को यहाँ लिख रहा हूँ, समझते रहना साथ के साथ। इस Q की 2 को मैं इधर ले आया, 5 गुना में Q की 2, Q की 2 बटे में था, इधर आके गुना में हो जाएगा। 5 Q की 2 बराबर P की 2 हो गया। यानी कि P की 2 चीज़ों की गुना के बराबर आ गया, एक तो 5 और एक Q की 2। Q की 2 को छोड़ दो, 5 P की 2 का गुणनखंड हो गया। जब किसी संख्या को हम 2 चीज़ों की गुना के बराबर लिख देते हैं, 12 बराबर मैं अगर 3 गुना 4 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? 3 भी 12 को भाग करता है, यानी कि 12 का गुणनखंड है, और 4 भी 12 का गुणनखंड है। तो ये दोनों 12 के गुणनखंड होंगे। इसी तरह से ये दोनों P की 2 के गुणनखंड है। यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, अंडरस्टूड है कि यहाँ बीच में गुणा है। तो 5 P की 2 का एक गुणनखंड है, और 5 कैसा गुणनखंड है? 5 एक अभाज्य संख्या है। जब हम 2 और 3 को सिद्ध करेंगे तो भी बिल्कुल यही लैंग्वेज बनेगी, क्योंकि वो भी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या लैंग्वेज बनेगी? अतः 5 P की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य लिखना इसलिए जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि अद्वितीय होते हैं।
एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लो, उसके अभाज्य गुणनखंड दूसरे तरीके से नहीं हो सकते, वही आएंगे हमेशा। इसलिए 5 जब मैंने लिख दिया p की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये भी सिद्ध होता है कि इंप्लाइज 5 p का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। p का भी एक गुणनखंड होएगा अगर p की 2 का है तो। p की 2 के अभाज्य गुणनखंडों में p का मतलब क्या है, p की 2 का वर्गमूल है। p की 2 p का वर्ग है तो p की 2 का वर्गमूल है। जो संख्या वर्ग में आती है, वर्ग में 2 बार आएगी तो वर्गमूल में 1 बार जरूर आएगी। अभाज्य संख्या है, इसके और टुकड़े हो नहीं सकते, तो ये 5 जरूर आएगी। 5p का भी एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है, इसीलिए हम इसके बारे में ये बात लिख सकते हैं कि 5p की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड है तो 5p का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। इंप्लाइज का मतलब है इस लाइन से हमें ये लाइन पता चलती है। अब 5p का एक अभाज्य गुणनखंड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि माना p बराबर, गुणनखंड होने का क्या मतलब है, गुणनखंड होने का मतलब है कि 5p को पूरा पूरा भाग करता है। जब पूरा पूरा भाग करता है तो मैं p को 5 के रूप में लिख सकता हूं। 5 इंटू में c लिख दिया मैंने, माना p बराबर है 5c। c कुछ भी कोई संख्या है, ऐसा पूर्णांक है जिसकी 5 से गुणा करने पे p आ जाए, तो p को 5c मान लिया। ये मान मैं इस समीकरण में रखूंगा, इसलिए इस समीकरण को मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, उससे ये देखो भी एक समीकरण था 5q की 2 बराबर p की 2, p की जगह मैंने रख दिया 5c, 5c की 2 इंप्लाइज 5q की 2 बराबर 5 की 2 25, c की 2। इस 5 को उधर ले जाओ, q की 2 बराबर 25/5 c की 2 इंप्लाइज q की 2 बराबर 25, 5 से भागोगे 5 c की 2 आ जाएगा। जब मैं 2 वर्गमूल 2 को सिद्ध करूंगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, हर 5 की जगह 2 आता जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 की 2 4 हो जाएगा, 4/2 2 आएगा। करके देखना, उदाहरण में भी दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही 3 वाले सवाल में भी पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा। इंप्लाइज q की 2 को अब मैंने क्या सिद्ध कर दिया, 5 गुना में कोई पूर्णांक, यानी कि 5 जो है वो q की 2 का एक गुणनखंड हो गया है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 5 q की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 q का भी होएगा, जैसे 5 p की 2 का था तो p का हो गया था, 5 q की 2 का है तो 5 q का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। मैंने क्या सिद्ध कर दिया, 5 को p का गुणनखंड सिद्ध किया और 5 को q का भी गुणनखंड सिद्ध कर दिया। 2 और 3 वाले में 2 p का भी हो जाएगा, 2 q का भी हो जाएगा। 3 वाले में 3 p का भी गुणनखंड, 3 q का भी गुणनखंड। तो मैंने क्या सिद्ध कर दिया, मैंने एक ऐसी संख्या को इसका, मैंने 5 को इन दोनों का साझा गुणनखंड सिद्ध कर दिया। जबकि मेरा कथन क्या था कि परस्पर सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य तो नहीं रही, इनका एक कॉमन गुणनखंड आ गया 5, अर्थात 5 p व q दोनों का एक साझा गुणनखंड है। साझा गुणनखंड है तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होगी, अतः हमारी कल्पना असत्य है। कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी ये कल्पना की ये परिमेय संख्या है, ये गलत है,
अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। बाकी के भाग भी ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, करके देख लेना, कुछ भी ना समझ में आए पूछ लेना। थैंक यू।